इन्होंने तो काफी काम, और पीछे आप जानते हैं जब ईश्वरैया जी ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे तो इन्होंने बड़ी भूमिका उनके साथ मिलकर लगाई थी, और एक ओबीसी आरक्षण के साथ एक खेल करने की कोशिश की गई थी। उस लड़ाई को भी इन लोगों ने काफी मजबूती से लड़ा था और हम बच पाए थे। तो मैं ऐसे शख्सियत को आपके सामने रखता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। माननीय सांसद महोदय, जो आप हमारे दर्द को सुनने के लिए आए हैं, और भिन्न भिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सब के सब आम जन नहीं है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मान्यवर, जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, इसके इतिहास की जरूरत नहीं है। जितनी बार जाति जनगणना को रोका गया, 31 के बाद युद्ध हुआ, देश आज़ाद हुआ, अब तो भाई इस समस्याओं में चल रहे हैं, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने फिर एक और बात 340, 41, 42 का जो प्रावधान किया, उसमें भी झगड़ा हुआ, कहा भी इनकी भी जनगणना कर लो। शोक में बता रहा हूँ, क्या डिटेल की जरूरत नहीं है ना सर, है? तो इस्तीफा भी दिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट बदली, कांग्रेस ने लंबे समय तक फिर उसको इधर उधर घुमाए रखा। फिर आगे जाकर के मुरारजी की सत्ता आई, उन्होंने भी चेंज किया, नया कमीशन, नई बातें, नई हिसाब, आज तक यहाँ आ गए। और यहाँ आने का उन्होंने समझ लिया था अच्छी तरह से तब तक, और आज भाई केवल सत्ता की लड़ाई है। अगर इनको जातीय जनगणना के आंकड़ों का ज्ञान हो जाएगा तो उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये चल रहा है। इसलिए जातीय जनगणना के अंदर अगर मगर किंतु परंतु के क्वेश्चन मार्क, ये वो ये, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसकी जरूरत नहीं है। जातीय जनगणना करा लो, एकजुट होकर के करा लो जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर सर बैठे हैं यादव जी, और सारे लोगों ने कितनी मेहनत की थी, सरकार को मजबूर होकर करके वो बदलना पड़ा, अध्यादेश लाना पड़ा। कितने ही बहाने लगाओ, जैसे अभी कह रहे थे कि ग्रामीण मंत्रालय से करा लिए, कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे, पैसा भी दुगना लग गया, है भी कुछ नहीं। और फिर ये भी कह दिया कि ये फेक है, और घुमा दिया हमारे देश में भी फेक है, तो आंकड़े क्यों माने। अरे भाई दूसरी जगह जब जरूरत पड़ती है तो आंकड़े ठीक हो जाते हैं, और जब ओबीसी के लिए काम आते हैं वहाँ आंकड़े गलत है। ये क्या मतलब है। आज दोस्तों, जितने भी हमारे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, आप जितने निर्णय आ रहे हैं, हर एक निर्णय के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि हम क्या बताएं, हम कैसे कह दें, हम किस तरह से निर्णय दे दें आपके हक में। आंकड़े तो है ही नहीं, ये तो सत्यता है नहीं। तो हर स्तर पर आप गिर रहे हैं। नीति आयोग ने कुछ योजनाएं बनाई, मैं किसी उसमें था, डिटेल नहीं देता, बड़े लोग थे, और मैंने भी अपनी बात रख दी, जबरदस्ती रख दी। वहां पर भी यही हुआ, सवाल उठा कि आंकड़े नहीं है तो हम क्या करें। हर जगह जितने भी आयोग हैं, तो इसको बात को मैं घुमा करके एक ही बात मैं ले रहा हूं कि इकट्ठे हो जाइए और क्रम से ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि अब यहाँ चल रही है संसद, लगातार रोज आपका प्रदर्शन हो। जिस तरह से 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर का प्रोग्राम हुआ था। सर जी, यादव जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, और सीनियर साथी हैं हमारे सारे, प्रोफेसर साहब हैं, ये बनाओ, तब तक काम नहीं चलेगा, नहीं तो अगले 10 साल तक और आप गिरते रहना और अपनी योजनाओं को लेकर के बात पीटते रहना, आपको कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए इसके ऊपर शिद्दत से आप कार्य कीजिए। अभी मेरी बहन एक वो कह रही थी, उस पसवान मैं वो शोर में बता रहा हूं, जबकि क्रीमी लेयर बड़े सातराना तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी कि 50% आरक्षण होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। और उनमें भी कितने होंगे जो उन्नत हैं, पिछड़ों में जो उन्नत हैं, उनके ऊपर एक बाउंडेशन कर दी
कि ये ज़्यादा सक्षम है तो इनको नहीं मिलेगा, जबकि संविधान के आधार पर ये 101% गलत है। और खुद सरकार कई जगह अपने ही इस रूल को 10% देकर करके वायलेट कर रही है। तो वहाँ क्या होगा भाई? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ आदेश आता है, दूसरी तरफ तो कुछ आ रहा है। दोस्तों ये गजब हो गया। अभी ये जो ताजा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने कहा कि हम आदेश नहीं दे सकते। क्यों? संविधान के अंदर दिया हुआ है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन की बात हम कैसे नहीं सकते, आदेश नहीं दे सकते। और उससे आगे अगर आदेश नहीं दे सकते तो हम किस तरह से आंकड़ों की बात कर सकते हैं? क्या करके? ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आप एक नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि आप पार्टी के अंदर बैठ के उनके तलवे चाहते हैं। आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, स्वतंत्र रहकर के काम कीजिए, उनको एहसास कराइए। ये प्रजातंत्र है दोस्तों। प्रजातंत्र में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो उस पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो बातें रखी हैं बहुत शानदार है, क्योंकि खुदकिस्मती से मैं भी 2 बार उस कमेटी की हियरिंग में था पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर। वो पूरी तरह से आपके हक में है, लेकिन उसके ऊपर जो माननीय BD शर्मा जी की कमेटी बनाई, और आपको पता उसकी ऑफिस कहाँ था सर? किसी हाँ नहीं सर, उसका ऑफिस किसी मंत्रालय में नहीं था या किसी उसमें नहीं था। उसका ऑफिस DRDO के ऊपर था। DRDO जो का ऑफिस है, जो यूनिवर्सिटी के सामने, उसके ऊपर सरकार के जो अधिकारी हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि भी डायरेक्ट फर्स्ट क्लास नहीं, क्रीमिलेयर में आएगा, क्रीमिलेयर में आएगा। दोनों अगर मियाँ बीवी हैं तो भी क्रीमिलेयर के अंदर डायरेक्ट अगर है सेकंड क्लास तो आएंगे, अगर एक है तो नहीं आएगा। अगर किसी का जो 40 साल से पहले प्रमोट हो गया है तो वो सेकंड क्लास, तो वो क्रीमिलेयर में आएगा। 40 साल के बाद जो प्रमोट हुआ है वो भी क्रीमिलेयर में नहीं आएगा। और थर्ड और फोर्थ क्लास का जो कर्मचारी लगा हुआ है, अगर वो फर्स्ट क्लास में भी आ जाता है, चाहे वो 40 साल से पहले भी आ जाता है, तो भी वो क्रीमिलेयर में नहीं आए। ये गाइडलाइन है पूरी की पूरी तरह से। तो दिक्कत क्या है उसमें? किसी तरह की हमने कहा कि सरकार ने आदेश दिया था कि सारे डिपार्टमेंट अपने अंडरटेकिंग दे कि किसकी इक्वलेंस की सुरक्षा क्यों नहीं दिया। 27 साल तक अभी हमारे को ऐसे ही चीट करते रहे, और हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं शर्मा जी कमेटी के चेयरमैन साहब कि इसको 12 लाख कर दो। अरे सामाजिक आधार तो खत्म नहीं हो जाएगा, 12 लाख करेंगे कहाँ जाएगा? तो ये दोस्तों इधर सामाजिकता की स्थिति की ओर नहीं जा रहा, ये आर्थिक आधार की ओर सरकार करने जा रही है। ये मेरे को बड़ा दुख है, इसलिए अपनी बात को सबके सामने रखो। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ और बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। और CD ग्रुप की बात है कि ये पूंजीवादी व्यवस्था का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये जो CD ग्रुप का ये दिया जा रहा है, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। आप दिन पर दिन दे रहे हैं, IAS स्तर के, सेकेंडरी स्तर के जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्ट भर्ती में किया जा रहा है। तो आपके हकों को धीरे धीरे मारी हो रही है। दोस्तों एक हो जाओ, नहीं तो कम से कम 10 साल तक तो पिटेंगे। इसलिए जाति जनगणना के लिए योजना बना के आगे बढ़ो। धन्यवाद।